नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी समुदाय के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब एक्यूआई योजना में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। तो मोदी सरकार के इस फैसले को यूपी चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में ओबीसी समुदाय के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं लंबे वक्त से अलग अलग स्तर पर मेडिकल एजुकेशन से जुड़े छात्र इस मसले पर प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक थी। हाल ही में अनुप्रिया पटेल समेत अन्य कई यूपी के नेताओं और ओबीसी समुदाय से आने वाले मंत्रियों ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। खास बात यह भी है कि यूपी में करीब 50% वोटर ओबीसी समुदाय से ही आता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत की वजह ओबीसी समुदाय का मोदी लहर में बीजेपी का साथ देना है। तो बीजेपी गैर यादव समुदाय पर निशाना साध रही है। ऐसे में अब मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा यह फैसला इसी साल लागू होता है तो यूपी में इसका बड़ा संदेश जाएगा। बीजेपी की ओर से पहले से ही ओबीसी समुदाय को लुभाने की कोशिश जारी है। हाल ही में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तब यूपी के कुल 7 नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई। अब केंद्रीय कैबिनेट में करीब 1 दर्जन मंत्री यूपी से आते हैं। इनमें से भी बड़ा हिस्सा ओबीसी समुदाय के नेताओं का ही है। तो यूपी में ओबीसी समुदाय के वोटरों का एक बड़ा हिस्सा है, जिस पर राजनीतिक दलों की नजर टिकी रहती है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले से राज्य के विधानसभा चुनाव पर असर दिख सकता है। हर कोई इस फैसले में अपनी भूमिका को पिरोने में लगा हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर डीएस मिश्रा, जो कि बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा देवेंद्र प्रताप सिंह आपसे होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए साहिल भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, असल में ये एक चुनावी इनका एक हथकंडा है। चुनाव का ये इनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, मगर हमारे बैकवर्ड समुदाय के लोगों का यदि इनको देना होता तो अभी 7 साल इनका केंद्र सरकार की सरकार हो गई और ये 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई। आखिर ये पहले क्यों नहीं किया था? और मैं आपको साहिल भाई बताना चाहता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, मैं आपके चैनल पे दिखा रहा हूं, मैं आपको इसलिए पे लेकर के आया हूं, 3 जुलाई 2020 को 3 जुलाई 2020 को सोनिया गांधी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये लेटर लिखा था कि ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाए इस नीट के एग्जाम्स में, क्योंकि ये हमारे ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए बहुत जरूरी था, मगर आज तक उन्होंने देने का काम नहीं किया। अब जब चुनाव 2022 पे है, जनता इनके खिलाफ है, तब ओबीसी समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए ये एक से एक षड्यंत्र कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में पूरा कर्मचारी हड़ताल पर है। आज ये एम्बुलेंस के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो आपदा के समय में, कोरोना आपदा के समय में लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों को सेवा का काम किया। आज उनको जो है नौकरियों से हटा दिया गया है। वो आज उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी जो उनको संविदा पे जिनको नौकरियां दिया गया था उनको हटा दिया गया है, वो आज संघर्ष कर रहे हैं। 59,000 हमारे शिक्षक जो अभ्यर्थी थे वो आज संघर्ष कर रहे हैं, उनको लाठियां दी जा रही हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार, जो हमारे हर संगठन के लोग आज वो संघर्ष कर रहे हैं। अब जब 2022 का इनका जो है किला उत्तर प्रदेश से खिसकता दिख रहा है, तब आज इन्होंने ये चुनावी स्टंट किया है। असल में
इनकी नियत में खोट है। यदि इनकी नियत होती हमारे बैकवर्ड समुदाय को देने की, तो ये काम बहुत पहले किया जा सकता था। जब कांग्रेस की सरकार ने जो है बैकवर्डों को बहुत सारी नौकरियों में देश में 27% आरक्षण देने का काम किया था। ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है साहिल भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखा जा सकता है। आज शिक्षा मित्र, अभी तक शिक्षा मित्रों को 1,40,000 शिक्षा मित्रों को अभी तक इन्होंने न्याय नहीं दिया है। इनके चाल और चरित्र चेहरे में जमीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है। अभी इन्होंने भारत सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार किया, उसमें भी बैकवर्डों को लुभाने का काम किया। सब जानते हैं कि ये कहां से गवर्न होते हैं, इनकी सोच, इनकी विचारधारा क्या है। क्या ये बैकवर्ड, और आज यही भारतीय जनता पार्टी इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ। देश के न जाने कितने संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने इतना कमजोर कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ। तो ये केवल और केवल जो ये एक ऐसी मानसिकता आरएसएस के इशारे पे, हाँ। जो इस देश के संविधान में ही विश्वास नहीं रखते हैं, इस देश के लोकतंत्र को ही कमजोर कर रहे हैं। हाँ। फिर ये इनका जो है ये ठीक है बैकवर्ड देवेंद्र जी, विचारधारा और मानसिकता की बात आपने यहाँ पर की, वो उस पर तो हम टिप्पणी यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से, अगर अभी इस वक्त बात की जाए तो करीब करीब 40% ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर चल दिया है ओबीसी वर्ग की, अगर बात की जाए तो आरक्षण देने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और अब जिस तरीके से आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया है, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को साधने में कामयाब हो गई तो एक बड़ी चुनौती यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो जाएगी? साहिल भाई, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनौतियों को सामना करती है, और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है। वो देश के, ये केवल दिखावे के कहते हैं 130 करोड़ भाइयों बहनों, 130 करोड़ भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद में, चाहे वो दलित समुदाय हो, चाहे बैकवर्ड समुदाय हो, चाहे वो अगला अपर कास्ट का समुदाय हो, हर वर्ग को साथ लेके चलने का किसी के अंदर ये सलाहियत है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिसका जो न्याय है, जिसका जो हक है, वो हक देने का काम करती है। कांग्रेस कभी वोट की राजनीति के लिए इस तरीके से दिखावा नहीं करती है। मैं आपको जिम्मेदारी से साथ कहना चाहता हूं। ठीक है। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, काफी ज्यादा समझ भी यहाँ पर रखते हैं। कपीश जी, जिस तरीके से ओबीसी कार्ड यहाँ पर खेला गया है, अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि चुनावी कार्ड है, मास्टर स्ट्रोक है, और चुनावों में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्ड यहाँ पर खेला है, तो क्या लगता है आपको कि इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष जो है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि ये ताबूत की अंतिम कील है जो मोदी और योगी सरकार के लिए साबित है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, इन्होंने खुद इस आरक्षण को रोक रखा था और समीक्षा के नाम पर रोक रखा था। यानी कि 2017 से लेकर 2021 के बीच में जो भी हमारे ओबीसी डॉक्टर्स बन सकते थे, उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कम से कम 25,000 हमारे लड़कों के साथ इन्होंने उनके जीवन के साथ खेला है, उनको जवाब दिया। अगर ये आज न्याय है तो आप अन्याय इतने दिनों तक क्यों करते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट था, आदेश था, जिसको कि 93 संशोधन में संविधान में समाहित किया गया, तो इसमें अड़चन किस बात की और समीक्षा किस बात की कर रहे? तो दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय कुछ करने के मूड में आती है जिस समय देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चुनाव। अब प्रश्न इस बात का है कि जब बिहार में इन्होंने देख लिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश देख लिया, उसके बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल देख लिया, तो ये एक हस्र निकला कि साहब ये जो आप अन्याय कर रहे हो, अगर इसका न्याय नहीं करोगे तो 4 प्रांतों के बराबर है उत्तर प्रदेश, और जो उत्तर प्रदेश में राज करता है वही दिल्ली तक पहुंच पाता है। तो 22 को नहीं बल्कि 24 को साधने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने
ये काम किया है और इतने देर से किया है, और ये तब किया है जब मुसलसल तरीके से 4 से 5 साल आप हमारे आंदोलन उठा करके देखिए, कोई ऐसी विज्ञप्ति नहीं होगी जो राज्यपाल से लेकर के और राष्ट्रपति तक हमारे यहाँ के मतलब तहसील स्तर तो ठीक है ना कपीश जी, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई और अब उसको सुन लिया गया है यहाँ पर, तो आपको तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। नहीं, हम तो साहिल भाई बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं। हाँ भाई इस फैसले का स्वागत करते हैं, भले ही ये चुनाव के मद्देनजर आया हो, भले ही इसके अंदर 5 साल तक मुसलसल उन ओबीसी परिवार के लड़कों की जिंदगी को खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, फिर भी हम वेलकम करते हैं। कम से कम कुछ तो आगे फायदे मिलेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं सोचा था इससे पहले? बच्चों से माफी तो समाजवादी पार्टी की भी तो सरकार रही है, तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा इस विषय में? साहिल जी, हाँ साहिल जी, आप एक बड़े पत्रकार हैं। जहां इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंदर कोई फैसले लेना होता है, वह केंद्र सरकार ही फैसले ले सकती है। राज्य सरकारों को इस बात नहीं, का तो फैसला आवाज लेने का बुलंद करने की बात आपने यहाँ पर की ना, इसलिए मैंने बिल्कुल केंद्र केंद्र को ही फैसला लेना है। लेकिन कपीश जी सुनिए, आप जिस तरीके से आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हैं, आदमी और लीगल तरीके से हाँ बात बिल्कुल, इसीलिए मैंने शायद आपसे ये प्रश्न किया था कि किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी मास्टर स्ट्रोक इसे करार दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसला ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले 73 साल की अगर हम बात करें तो 73 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं सुने, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब 93वें संशोधन में उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रख दिया गया तो 2017 से समीक्षा क्यों कर रहे थे? भाई ये समीक्षा क्यों कर रहे थे? और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हम खुद ही ओबीसी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बात को नहीं बताते हैं कि ये ओबीसी जो हैं वो नए हैं। 2004 में इन्होंने अपनी जाति को जो है ओबीसी में शामिल करके असल ओबीसी का हक मार दिया। तो ये तो हक मारो पार्टी है। आपको दूसरी चीज का एंगल देखिए, कारण और भी है इसके पीछे, मैं इसको विस्तार से आपको चर्चा कर दे रहा हूँ कि देखिए, जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार चल रही है, ये तो मालूम ही है कि ओबीसी की विरोधी है। भाई जिस तरीके का उन्होंने 4.5 साल लगा दिया केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जाने में, और पट्टिका से लेकर क्या क्या नोचवाई और कहां बैठाया था वो तो पूरे मीडिया ने देखा। और जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों में ओबीसी का आरक्षण खत्म करके लगभग 4% ही आरक्षण दिया, 27% आरक्षण था। जो आयोग है ओबीसी का, उसने कहा कि इन्होंने हकमारी करी, जो कि इन्हीं के चुने हुए लोग हैं। वो संवैधानिक संस्था जरूर है। तो आप देखिए, योगी जी ने अपना एक जो लिया था उस फैसले को के उलट फैसला मोदी जी को लाना था, क्योंकि मोदी जी और योगी जी में ऐसे बनती है, और वो आप लगातार कवायद आपने देखी है। तो ये तो सर खोलने का काम कर रहे हैं ना। 69,000 शिक्षक में जो ओबीसी हमारे बैठे हैं, जो हमारे भाई हमारे बहनें बैठी हुई हैं, उनको लाठी से मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये किस तरीके से ओबीसी के साथ खड़ी है? उधर डॉक्टर वाले में ना देख करके आपने उतने बच्चों की जो है जिंदगी को एक्सपायर कर दिया 5 साल तक, उसके लिए आप माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो पहले ये देश से माफी मांगे कि इन्होंने अन्याय किया 5 साल तक और इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, और ये कारण बताएं कि आखिर इन्होंने उस समय क्यों नहीं किया था और अब क्यों कर रहे हैं। तो क्षमा प्रार्थी इन्हें होना चाहिए। बधाई हम आज के लिए देंगे, आज के लिए मैं बधाई दूंगा, लेकिन जो 5 साल तक आपने ओबीसी बच्चों के साथ अत्याचार किया है अपनी मनवादी सोच से, तो आप मुझे बताइए उन बच्चों की जिंदगी को खराब करने के बाद माफी कौन मांगेगा? ठीक है कपिल जी, आपने एक एंगल, हाँ ठीक है, आपने अपना एंगल यहाँ पर सामने रख दिया, माफी मांगे। ठीक है, आपने अपना एंगल यहाँ पर सामने रख दिया। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज के लिए आप उन्हें बधाई देंगे, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, काफी बधाई देने वाला फैसला यहाँ पर है, और उसके लिए आप भी इस फैसले का स्वागत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर अब आने वाले चुनाव के लिहाज से इस फैसले को देखा जाए, जिस तरीके से, नहीं आपने खुद ही कहा अभी, और ये हम सब मानेंगे कि जिस तरीके से ओबीसी को आरक्षण देने की बात यहाँ पर की गई है, 27%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो उसे भी 10% आरक्षण देने की यहाँ पर बात की गई है। अगर इन लोगों को यहाँ पर साध लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो विपक्ष तो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में पहुंच जाएगा। साहिल भाई, बहुत सीधी सी बात है, ये कैसे साध लेंगे? भाई ये माफी मांगेंगे?
जिन बच्चों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, जिनकी जिंदगी हाँ। ना जाने, आप तो देखे होंगे कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि शिक्षित बेरोजगार जो है वो 60% हैं, और इस और एनसीआरबी के अंदर जो है सबसे ज्यादा, किसानों से भी ज्यादा हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। तो उसमें तो तमाम वो भी आत्महत्या किए होंगे ना, वो ओबीसी बच्चे भी जिन्होंने मेहनत की होगी और उनको जो है वो डॉक्टरी में उनका हो नहीं पाए। तो ये नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 5 साल जो अन्याय कर रहे थे उसके लिए वो माफी कम मांगे। मैं तो कह रहा हूं कि ये ताबूत की कील साबित होगी जी जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और योगी जी के लिए भी। चलिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि या तो साहब गोई से आवे और जनता से कहें कि साहब मैंने 5 साल आप पे अत्याचार किया था, बड़ा शोषण किया, मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं से भी से क्षमा मांगता हूं और जो बच्चे जिंदा हैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं। आगे हम दे रहे हैं, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, ये कह लेना मोदी जी। अगर ये कह लें तो हम उनकी भी पीठ ठोकेंगे, वो ले ले मास्टर स्ट्रोक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर डी एस मिश्रा, बीएसपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आपने 23% के साथ गद्दारी क्यों की? ठीक है कपिल जी। डॉक्टर डी एस मिश्रा बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल दिया गया है, और अब जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एक काफी बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर यह अहम फैसला यहाँ पर ले लिया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आरक्षण तो स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी पहले से था, आपको भी पता होगा। ये जो टोटल मेडिकल सीट है जिसका 15% का आरक्षण 15% सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटे से भरी जाती थी, जिसके लिए पहले सीबीएसई का एग्जाम होता था, बाद में सीबीएसई के पैटर्न पर नीट का एग्जाम किया गया 2013 में, और नीट के बाद उसको जो है फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का विजन आया कि भाई टोटल जो सीटें हैं उसको कंबाइंड एंट्रेंस होना चाहिए। उस कंबाइंड एंट्रेंस के में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग एग्जाम होते थे, उन एग्जाम को हटा दिया गया। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। उन एग्जाम को हटा दिया गया जी। अब उन एग्जाम को हटाने के बाद स्टेट कोटे का आरक्षण तो अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से था वो मिलता रहा है। केवल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो एफएमसी के कॉलेज हैं, जो एएसआई के कॉलेज हैं, जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, उनमें इन चीजों का आरक्षण का जो ये लाभ हुआ, ये बच्चों को मिला। कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने भी वो किया, लेकिन वही है कि इसको अब इस समय उपयुक्त है। अभी मैंने पिछले डिबेट में भी, आपको अगर ध्यान होगा, मैंने बताया था जी कि अभी ये लोग बहुत तरह तरह के वोट खरीदने से लेके और इस तरह से लॉलीपॉप बांटने का बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे। अभी इसके एवज में यही लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, यही लोग तरह तरह की चीजों को हथकंडे अपनाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज दे दिया इन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 15% सीटें हैं, उन सीटों में, और एक उससे ज्यादा जो अति गरीब पिछड़ों के नाम पर इन्होंने 10% दे दिया, उससे इन्होंने एक नया रास्ता और खोल दिया कि कल इनको कुछ और लॉलीपॉप बांटना होगा तो देश की उस प्रतिभा को और ये किनारे करके जो है उसको भी बांट देंगे। इनको देश के और मेडिकल छात्रों के भविष्य से नहीं है, इनको केवल और केवल ये जरूरत है इनको कि ये किसी भी रूप में बस लॉलीपॉप बांटें, वोट खरीदें। लेकिन ये प्रदेश का नेतृत्व जिस तरह के अत्याचार के और जुल्म के उस पर गुजर रहा है, और जिस तरह से विकास योजनाओं को जो धरा रख रहा है, जब शिक्षा ही नहीं हो पाएगी, जब पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी, विद्यालयों का स्तर गड़बड़ होगा, तो आप क्या करेंगे इस पे? हर जिलों में आप मेडिकल कॉलेज, पहले था कि मेडिकल कॉलेजों की, अभी क्या हो रहा है, जिला अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो इस तरह के जो आरक्षण के साथ साथ इनको मेडिकल के स्तर को बढ़ाना है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा बच्चा चाहे ओबीसी का है, चाहे एससी कैटेगरी का है, चाहे किसी एसटी कैटेगरी का है, या सामान्य कैटेगरी का है, उसको अच्छा शिक्षा देनी चाहिए। किसी भी जाति में, किसी भी कैटेगरी में पहली चीज जान लीजिए कि ब्रेन की कमी नहीं है। कमी अगर है तो उनको अच्छे माहौल देने की है, उनकी उचित शिक्षा की है। इनकी बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं चाह रहा है। जब मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है तो लोग सोच रहे हैं कि इसको तो सरकारी में पढ़ा जाए। उसी के तहत इन्होंने प्राइवेट अस्पतालों के, प्राइवेट सेक्टर की चीजों को इन्होंने बढ़ावा दे दिया। अब मुद्दा यह है कि ये आरक्षण का खेल कैसे और कितने दिन खेलोगे, इसके बाद वाले चुनाव में क्या करोगे, ये बताओ हमें।
किसी भी रूप में आप इस चीज को वो नहीं कर सकते। 2018 से इन्होंने एनटीए करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके वो दे दिया, उसमें भी तरह तरीके के लोग सेंध मार रहे हैं। तो आरक्षण दे करके इन्होंने जिस तरह का ये देरी से शुरू किया, ये बहुत अच्छी चीज नहीं इन्होंने किया। जनता भी जान रही, सभी जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, ओबीसी में जो बेचारे गरीब हैं उनको कहाँ ये ले जा रहे हैं? उनको जो पढ़ेंगे ही नहीं बेचारे, जो ओबीसी में दो कैटेगरी है, एक मतलब पिछड़ी जातियों की, एक अति पिछड़ी जातियों की। अति पिछड़ी जातियों का नाम ही ओबीसी है, लेकिन उनमें जो स्तर निचले लेवल पे है, जब वो पढ़ करके हाई स्कूल इंटर करके साइंस से आगे पास होंगे तब न वो आरक्षण पाएंगे। उन पे नहीं ध्यान हो रहा, वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो जो लोग समृद्ध हैं वही इसका भी लाभ ले जाएंगे। इनको चाहिए कि बेसिक एजुकेशन को और इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन को स्तर को ऊंचा करके और एक नई चीज ले आए कि हमारे बच्चे बचपन से मेधावी रूप में बने, और जिससे कि वो बच्चे जो वंचित रह जा रहे हैं, आरक्षण के नाम पर वंचित रह जा रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको लिए कोई व्यवस्था है नहीं। वही जो लोग सक्षम हैं, क्या पिछड़ी जातियों में, यादव में, कुर्मी में, ये सभी समृद्ध हैं, लेकिन नहीं, जो पाल हैं, गणेरिया हैं, कुम्हार हैं, मल्लाह हैं, निषाद हैं, केवट हैं, अन्य जो गरीब जातियां हैं, उनके बच्चों को तो शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है। तो ये कुछ लिमिटेड लोगों के बीच जाकर के अटक जाएगा। और रही बात, जैसे अभी आप कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या उत्तर प्रदेश में यादव, अखिलेश यादव को छोड़ने वाला है? ये 100% आरक्षण दे दें, केवल यादव को ही दे दें, तब भी यादव इनको छोड़ करके इनके पास 5 वोट भी नहीं जाने वाला है। तो इस तरह की चीजें, ये जो चुनावी समर में लाकर के इन्होंने किया है, अन्याय हुआ है। इसको समय पे करना चाहिए और चुनावी टाइम पे ऐसी चीजों की हरकत को नहीं करना चाहिए। एक तरह की ये गलत हरकत है। मिश्रा जी, ये लुभावने पद है। मैं फिर बताऊं, अभी ये तरह की। ठीक है, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को जारी रखते हैं। जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर DS मिश्रा ने एक अहम बात यहाँ पर उठाई है कि ओबीसी कैटेगरी में भी 2 वर्ग यहाँ पर आते हैं, एक पिछड़ी जाति जिस तरीके से कहा जा रहा है और एक अति पिछड़ी जाति, और कुछ उसमें समृद्ध लोग हैं जो इसका फायदा उठाकर ले जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ये आरक्षण कोई महत्व यहाँ पर नहीं रखता, ऐसा मिश्रा जी का कहना है। इसी पर हम कपिल जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि आप कानून की समझ भी यहाँ पर रखते हैं, और जिस तरीके से मिश्रा जी ने यहाँ पर ये मुद्दा उठाया है कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सिर्फ एक तरह का प्रलोभन बनकर रह जाएगा और कुछ समृद्ध जो ओबीसी कैटेगरी के हैं वही इसका फायदा उठा लेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस समय संवैधानिक रूप से अगर आप देखा जाए तो मिश्रा जी जिस बात को कह रहे हैं उस पर संवाद जरूर हो सकता है, और उसके बाद अगर आत्ममंथन, आत्मचिंतन सारी पार्टियां बैठ करके एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर ले और फिर संविधान संशोधन लावे तो मिश्रा जी की बात मैं भी मान लूंगा। लेकिन चीज ये है कि जब हमारा जो संविधान जिस बात पे कहता है वो तो नहीं कहता कि पिछड़े में अति पिछड़े, फिर उसके कहिए महा पिछड़े, उसके बाद उससे भी ज्यादा पिछड़े, तो ये वर्गीकरण कहाँ तक आप करते रहे? क्योंकि जब आरक्षण और कमेटी बनी तो किन किन जातियों को ओबीसी के अंदर डाला जाएगा, वो सारी चीजें तो उस समय सारे दल के लोगों ने ही अपने सुझाव दिए होंगे और पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर दिए होंगे, फिर संविधान के अंदर उसको लिया गया होगा कि कौन कौन से वर्ग ओबीसी में आएंगे, तो आपको मिल रहा है। अब बहुत से जो ओबीसी के अंदर ऐसी जातियां हैं जो चाहती है भैया हमें SC होनी चाहिए, हमारी जो चीजें हैं वो 80 में होनी चाहिए, जैसे निषाद उत्तर प्रदेश में कह रहा है, तो उसकी भी एक कोशिश हो रही है। लेकिन चीज ये है कि जब तक हो न जाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलाने को मिल रहा और डेमाके को नहीं मिल रहा। देखिए, ये तो अपलिफ्टमेंट, आप आरक्षण उन सारी चीजों, जैसे हम बहुत साधारण से आपके बहुत साधारण शब्दों में समझा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से आप कोई फूल लगाते हैं बाहर सड़क पर, तमाम पौधे आपने लगाए, अब उन तमाम पौधों में आपने आरक्षण के लिए कर दिया कि गैया ना खाए, तो उसमें वो पौधा पनपेगा, वो अपने सामर्थ्य से पनपेगा, समझ रहे?
अगर कोई गुलाब का फूल होगा तो गुलाब ही निकलेगा, और उसमें अगर गेंदे का फूल होगा तो गेंदा ही निकलेगा जी। अब आप इसके लिए भी कहने लगे कि नहीं भैया ये चीज ऐसे नहीं, वो चीज वैसे नहीं, तो वो अंतहीन एक यात्रा है जो कि खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। हम तो ये कहते हैं फ्रिक्शन देने वाली बात नहीं, हाँ। फ्रिक्शन डालने वाली बात नहीं। हाँ। अगर वाकई चर्चा करनी है उन पर, तो आप एक संवैधानिक जगह पर संस्था की जहां बनी हुई है वहां चर्चा कीजिए, हाँ। और उसके बाद उस तरीके से संवैधानिक संशोधन हो जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी आरक्षण है, हाँ। वो आरक्षण निहायत जरूरी थे अपलिफ्टमेंट के लिए, हाँ। लेकिन इसमें भी कहीं दो राय नहीं है कि थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए कि वो आरक्षण अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही जो कहा। अंतिम व्यक्ति बैठा है जहां आरक्षण का लाभ जाना चाहिए, वही देश को समृद्धवान बना सके। ठीक है। संजीव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनावी मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी को आरक्षण देना। इससे पहले क्यों नहीं सुध ली गई, और अगर ये मास्टर स्ट्रोक है तो कितना प्रभावी ये होगा, यही सवाल है आपसे। देखिए, आरक्षण अगर हुआ है, अगर मिल रहा है, तो इसमें आप चुनावी अगर कह रहे हैं तो आप चुनावी मान लीजिए, लेकिन मिला तो उन लोगों का अंतिम पायदान में जिन लोगों का नंबर आ रहा है उनको अगर लाभ मिल रहा है, तो उसमें आपकी क्या समस्या क्या है जी? चुनाव 7 महीने बाद है। आज से अगर तो इस तरीके की व्यवस्थाओं पर लाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता विपक्ष को इसमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष इसमें विरोध करेगा तो जिन आरक्षण वाले लोग हैं वो इनको भली सोचेंगे कि ये इसका मतलब आरक्षण के विरोधी है। इसलिए मेरा मानना ये है कि जितने भी पॉलिटिकल दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उसको इसमें स्वागत करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, और इनको लागू हो, ये अच्छी बात है जी। देवेंद्र जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से मिश्रा जी को आपने अभी सुना, संजीव जी का कहना है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, हर चीज़ पर आलोचना करना क्या ठीक है? और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने जिम्मेदारियों की बात यहाँ पर की थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे सवाल किया था, तो आपने जिम्मेदारियों का यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक लेक्चर यहाँ पर दिया था कि जिम्मेदारी निभाना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती। 2007 की अगर बात करें तो 2007 में कांग्रेस के पास भी मौका था जिसमें ओबीसी को आरक्षण की कैटेगरी में लिया जा सकता था। 2007 में कांग्रेस ये फैसला ले सकती थी, ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस की तरफ से आ सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। एसटी एससी को उसमें शामिल किया गया, लेकिन ओबीसी को उससे बाहर रखा गया। क्यों? साहिल भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र संजीव मिश्रा जी जिस मतलब एक अहंकार के साथ कि इन्होंने दिया है, इन्होंने चुनाव में दिया तो मतलब चलो उनको मिला, तो इससे दिखता है कि इनके जो है नियत में खोट है। असल में ये जब ये इनको मालूम है कि 6 महीने, अभी 3 महीने के बाद में इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो है वो घोषणा कर देगा कि पूरे सब पाबंदी लग जाएगी, और अब ये इस पे जो है उनको लुभाने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक की बात किया गया है, ये बाकायदा केवल लोगों को भ्रम में फैलाने के लिए, और लोगों से केवल जो है जैसे आज तक इनकी शक्ल बनी हुई है कि इनका जो है वादा खिलाफी, झूठ, नफरत, और लोगों में केवल जो है एक किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपना के इनका वोट ले लें और वोट लेके सत्ता में पा जाएं, और उसके बाद लोगों को शब्द बात दिखा करके। देवेंद्र जी, साम दाम दंड भेद की आप बात कर रहे हैं, वो तो सभी दल करते हैं, चुनाव में सभी दल इसी पर काम करते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, 2007 में आपके पास मौका था, आपने क्यों नहीं लागू किया? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। मैंने साहिल भाई पहले ही हाथ में आपको दिखा दिया था कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने प्रधानमंत्री जी को 3 जुलाई 2020 को लेटर लिखा था कि 2000 हमारी जब सरकार 2014 तक थे, तब आपको मालूम होना चाहिए कि देश में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में बहुत सारी जगहों पे 27% आरक्षण दे दिया गया था। 27% ओबीसी को, 21% एससी को और 2.5% एसटी को ये आरक्षण की व्यवस्था थी। और उसके बाद में जब ये मांग
नरसिंहा राव सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ही इसको लागू कर कानून बनाने का काम किया था, ओबीसी को आरक्षण देने के बाद। और जब ये दोबारा जब ये कानून में 93 संशोधन के बाद में जब ये जो है ये लागू किया गया कि नीट की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में भी ओबीसी को आरक्षण दिया गया जाए, जैसा कि पहले मना कर दिया गया था, तब कांग्रेस की सरकार ने ही इसको जो है इसको आगे बढ़ाया था। और 2017 में जो है एक नीट के मेडिकल एग्जाम के में और बहुत सारे ऐसे एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं, उनके सीटों में आरक्षण कराने की पहल कांग्रेस की सरकार ने ही किया था। और 2017 में इसको लागू करना चाहिए था, मगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार आज तक इसको ठंडे बस्ते में डाले रखे। जब उनको ये लग रहा है कि आज पूरे देश में इनका जो है किला जो ढहकता नजर आ रहा है, आज सारे प्रदेशों में इनकी सरकारें चली जा रही हैं जी। तब इनको याद आया है ओबीसी को लुभाने का। जैसे कि इन्होंने अभी जो है अपने कैबिनेट में विस्तार करके ओबीसी को जगह दिया। लेकिन तो ये मैं पूछना चाहता हूँ इनके संजीव मिश्रा जी से कि उनको अधिकार क्या है। ठीक है संजीव जी जवाब दीजिए। 100 पीस में बनाने के लिए उनको बनाया है। हाँ। और ये मैं आपके संजीव जी जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ साहिल भाई कि इनकी नीयत में खोट है। ये कभी भी 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं देने वाले हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। संजीव जी नहीं, देखिए कांग्रेस के साथी जो है वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं देना चाहती थी, कांग्रेस ने इसीलिए 10 साल जब शासन किया तो इन्होंने नहीं दिया। और इन्होंने ये भी बताया कि 2017 में हो सकता था। बिल्कुल 2017 नहीं, बात 10 साल जो आपकी सरकार रही, आपके प्रधानमंत्री रहे, तब की हो रही है। बिल्कुल आप जिम्मेदारी क्यों नहीं कहते हैं कि आप नहीं दे सकते थे ना आप देना चाहते थे? और आज जब मोदी जी ने दिया 10 साल सरकार में ओबीसी समाज के लिए सबसे पहले पहल कांग्रेस ने किया था। और 27% नौकरियों में आरक्षण देने का काम नहीं देवेंद्र जी पहल का क्या मतलब होता है? नहीं, यहाँ पर पहल की बात नहीं है। सिंपल सा सवाल मेरा ये था कि जब कांग्रेस के हाथ में ये अधिकार था कि वो दे सकती है, तो दिया क्यों नहीं गया? ये सीधा सवाल है मेरा। इसका मतलब है कि आप ओबीसी के साथ खेल कर कांग्रेस की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने उसको किया था। क्या किया? कांग्रेस जो है हाँ। कांग्रेस जो नियम और कानून, कांग्रेस ने नौकरियों में आरक्षण दिया था, 27% आरक्षण दिया था, नरसिंहा राव जी की सरकार में दिया था। और ये जो एडमिशन थी सुप्रीम कोर्ट की कुछ टेक्निकल कोर्सों में, आप अपनी बात रख लीजिए और फिर मुझे बोलने का मौका दीजिए। और जब मैं रख लूं तब आप खूब अपनी बात रखिए, मैं कतई नहीं टोकूंगा, लेकिन स्पष्ट बात आनी चाहिए। बड़ा चैनल है, लाखों लोग देख रहे हैं, तो कम से कम उनकी समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस जिसने 10 साल शासन करने के बाद जिस काम को नहीं किया और योगी जी ने वो काम अगर कर दिया है, तो आज भी ये ओबीसी विरोधी कांग्रेस जो है उस पर टीका टिप्पणी कर रही है। ये योगी जी ने नहीं किया है। ये योगी जी ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल दिखावा शगुफा दिया है। जब ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज पूरे कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, आपने केवल नौकरियां देने के लिए नौकरियां लेने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से वादा खिलाफी कर रहे हैं जी। जो भी वादे आपने किए हैं। ठीक है एक एक करके देवेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। करने का काम किया है आपने। ठीक है देवेंद्र जी। संजीव जी बोलिए। नहीं, देखिए कांग्रेस के हमारे साथी को योगी फोबिया हो गया है, वो हर बात में योगी जी को बीच में ले आते हैं। मुझे लगता है कि सुनने में कुछ इनको दिक्कत हुई होगी। मैंने साफ साफ कहा कि मोदी जी ने ये काम जो किया है, संजीव भाई ये योगी जी अरे भाई कहाँ आ जाते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। फोबिया तो आपको योगी की है, योगी जी की फोबिया आपको। संजीव भाई मैंने तो नाम ही नहीं लिया था, आप ही ने नाम लिया कि योगी जी का नहीं है। नहीं ठीक है संजीव जी ठीक है। साहिल जी। हाँ जी साहिल भाई जी। डीएस मिश्रा जी बोलिए। ये भाजपा और कांग्रेस ना, हाँ। ये दोनों लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो 100% से ज्यादा आरक्षण दे देंगे। ये अभी इतना उतावले हो गए हैं, वोट की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं ये कि दोनों अगर इस तरह से लड़ रहे हैं कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, इनको बिल्कुल आरक्षण से कोई मतलब नहीं। ये चुनावी स्टंट है
और ये आप देखिएगा आने वाला समय ये नहीं, कहीं आपका न कहीं मतलब यही है लोग इसको आप बाधा दिल्ली में उत्पन्न आपके करके बहन जी बैठे रहते हैं, हिंदू प्रदेश की जनता आप से दोनों लोग- आप जिस दलितों के नाम पे आप शासन दोनों करते लोग- आए हैं, आप दोनों लोग जिस मिश्रा तरह जी, से जिस दलितों के जिस नाम पे तरह आप से राज दोनों करते लोग आए, एक आप दूसरे को दलितों को आज तक नुक्ताचीनी क्या कर रहे दिया हो। है? केवल लोगों को हमने गुमराह करने का, दलितों को केवल सब लोगों कुछ को दिया। बेवकूफ बनाने का, अरे सुनिए। लोगों का हक छीनने का काम किया है। आपने अरे कुछ भी सुनिए, नहीं दिया देश है। को आप लुटाया नहीं दलितों हमने। को धोखा दिया, हमने दलितों को देश नहीं बेवकूफ बेचा बनाया है है। कांग्रेस की तरीके से। आज दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस दलितों को की दिया तरीके है। से हमने देश आप नहीं जिस बेचा है। जिस दलित आप नो। बहन जी जिस दलित वोट के नाम पे अरे राजनीति छोड़िए, करती है, दलितों को 4 बार दिया होता तो मुख्यमंत्री दलित बनी आज है, क्या जाग दिया करके है? आपके खिलाफ नहीं खड़ा होता। आप किसी अरे केवल- आप किसी की केवल मदद जात करेंगे वो आपका मजहब विरोध संप्रदाय करेगा। की आपने राजनीति दलितों को करने छला वाले है, लोग दलितों आज को कांग्रेस छला है पार्टी को आपने, दिशा दिखाएंगे। और केवल छला है छला और है। उसी छल कर छलने का काम उसी छल कपट का नाता है कि आपको ऐसा बाहर कर दिया कि आप ढूंढे पानी नहीं पा रहे हो यूपी में। काम करती है यूपी में ढूंढे पानी नहीं पा रहे हो। वो तो वक्त बताएगा। कांग्रेस का समूल नाश है आज यूपी बहुजन में। समाज पार्टी कहाँ है, आप देख अगर लीजिए। आप ठगे हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। आप सरकार बनाएंगे हम। आपने दलितों के साथ आप ठगी केवल- किया है। आप केवल दलित आप दलितों के साथ ठगी किए हैं, छलावा किए हैं, और उसी छलावे का परिणाम है कि आज आपको कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस को नाम लेवा नहीं है कोई लेना देना नहीं है। नफरत हम कहाँ करेंगे। अरे वो तो अरे वक्त भाई, बताएगा। आप सोचो, आप अभी जिस तक तरह से कनौजा धार्मिक में कहाँ कार्ड थे? खेल कनौजा करके में कहाँ थे और आप जिस तरह लोग? से बरगलाया आपने, इतने कनौजा दंगे में करवा कहाँ दिए थे? आपने। क्या जब से कनौजा में बहन जी की आपने? सरकार आई, प्रदेश में हिला अरे ये नहीं तो कोई, आपके सकला एक कभी भी दंगा कांग्रेस नहीं ऐसा हुआ नहीं करती है। जितने दंगे कांग्रेस ठीक ने है। कराए हैं। ठीक है, ठीक है। आपका यही DS मिश्रा परिणाम जी, हुआ था। देवेंद्र प्रताप जी, आप शांत यही हो जाइए। चाहते थे कि दंगा हो, आप राज करो। ठीक है, ठीक है। संजीव मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार जिस तरीके से जब से आरक्षण देने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है, तब से समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने इतना ज़्यादा दबाव यहाँ पर बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन ये फैसला यहाँ पर लेना पड़ा और उनकी एक तरह से ये जीत हुई है। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो आप सुन ही रहे हैं जिस तरीके से मिश्रा जी ने भी अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो समय समय पर यहाँ आवाज़ बुलंद करती रही है और ये जो फैसला है काफ़ी डिले लिया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये विपक्षी दल है, इनको कुछ ना कुछ कहना है, सरकार के खिलाफ कहना है। सरकार कोई अच्छा भी काम करे तो भी इनको विरोध की ढपली बजानी है और ये भी दिखाने की कोशिश करनी है कि हम ही इसके शुरुआत हमने की। जैसे कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि हम ही ने शुरुआत की थी। बीएसपी में क्या स्थिति रही सबको पता है कि बीएसपी में किस तरीके से वोटों को बेचने का काम किया। जो ओबीसी का वोट था उसके आधार पर तरीके से टिकटों का वितरण में जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश देश की जनता को मालूम। समाजवादी पार्टी में क्या स्थिति है, वो ट्वीट पर विरोध कर रहे थे या ट्वीट पे वो आरक्षण की बात कर रहे थे, ये उनको देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके का काम किया है ओबीसी समाज के नौजवानों के साथ जो बेहतर काम हुआ है उसका परिणाम आने वाले समय में जरूर मिलेगा। जो लास्ट पायदान का जो व्यक्ति है उसको जब लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से उसको ये लगता है कि हाँ, इस तरीके की अगर स्थितियां आएंगी तो देश बदलेगा और सर्व समाज और सबका साथ और सबका विकास लेकर के जो हमारी पार्टी चल रही है अब उसमें सब में विश्वास भी पैदा हो रहा है और सब साथ में है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो खासतौर से राजनीतिक दल विरोधी दल है उनको होगा कि अगर जनता के बीच में नहीं जाओगे, जनता से कनेक्टिविटी नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय माफ नहीं करेगा। ठीक है संजीव जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि इस तरीके की जब ओबीसी नहीं आप एक साहिल भाई एक मिनट एक सेकंड के लिए अंतिम पायदान को कैसे मिलेगा? जब अंतिम पायदान वाला पढ़ेगा, जब अंतिम पायदान वाला मैं सवाल कर रहा था संजीव जी से, नहीं आपने बीच में टोक दिया। अंतिम पायदान कैसे पहुंचेगा, यही मेरा प्रश्न यही है। सवाल यही है कि अंतिम व्यक्ति तक मेरा प्रश्न यही है कि जब पहुंच सके अंतिम पायदान वाला पाएगा कैसे? ठीक है संजीव जी से जवाब ले रहे हैं मिश्रा जी। क्या बेचने नहीं, क्या इंटरमीडिएट बायोलॉजी से लड़का पास हो पाएगा जब स्कूल कॉलेज नहीं है, जब विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के नहीं है? अगर ये तो मायावती जी से पूछना चाहिए था जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये व्यवस्था नहीं करके दी। ये तो मायावती जी से, अरे मायावती जी तो यही करने जा रही हैं, मायावती जी यही करने जा रही हैं। एक समान शिक्षा मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी जो है, आने दीजिए 2022 की सरकार, आप देखिएगा गरीबों को
इसीलिए हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनवाए और उसमें उस विद्यालय में पूर्णतया भोजन से लेकर सब बच्चों को, अंतिम पायदान के बच्चों को आप आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते हो। आप उनको शिक्षा दोगे नहीं, कह दोगे डॉक्टर बन जाओ। बेसिक एजुकेशन दोगे नहीं, कह दोगे इंजीनियर बन जाओ। अरे भाई, जो बेचारे हल जोत रहे, जो मछुआरे हैं, जो बकरी चला रहे हैं, जो भैंस चरा रहे हैं, उनको आप शिक्षा की पहले व्यवस्था करिए। हम लोग ठीक है डीएस मिश्रा जी, जो स्टंट आया है ना, ये कतई आपकी नीयत साफ नहीं है। ये बिल्कुल संजीव जी, इसको देना चाहिए आपको पहले समय से। ठीक है, ये तो अपनी बात रखूं भाई, ये तो जी बोलिए क्या बात दे रहा हूं, और ये उसमें भी इस तरीके का काम कर रहे हैं कि डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी बोलिए। ओबीसी को 27% ओबीसी को मिल रहा है, हाँ 10% गरीब तबके को भी मिल रहा है, वो किसी भी तो कहने का बहुत साफ है। जिस तरीके से पैमाना तय किया गया है, अंतिम पायदान के व्यक्ति के भी नौजवान तरीके का लाभ मिलेगा, तो इन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बल्कि आज मैं तो समझ रहा था आपके चैनल पे सारे राजनीतिक दल जो हैं वो कहेंगे कि हाँ, मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। ओबीसी को 27% देने के बाद जो नौजवानों में एक शक्ति आएगी, जो 10% के लिए भी काम किया है, उससे जो शक्ति आ रही है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि ये ओबीसी विरोधी, ये ब्राह्मण विरोधी, ये विरोधी लोग जो है उनको पचेगा नहीं, क्योंकि जब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होने वाली। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे 24-24 के आसपास, उनमें दुकानें सबकी बंद हो जाएगी, जो राष्ट्रीय दल खास अपने आप को कहते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी अपनी बात रखिए, उसके बाद कपीश जी का रुख करेंगे। अरे 22 देखिए महाराज, 24 तो बहुत दूर है। ठीक है डीएस मिश्रा जी, पहले 22 देख लीजिए। ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गई है, देवेंद्र जी को मौका दिया। हाँ अरे जी साहिल भाई, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये ओबीसी को लुभाने का जो भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के समय में जो अपना चुनावी स्टंट लेके आई है, ये कामयाब होने वाला नहीं है। असल में जब बात राजनीति की इनकी जो है इच्छा शक्ति की आती है, देने की इच्छा शक्ति की बात आती है, यही उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो गोरखपुर के महंत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये कितने बैकवर्ड के पक्षधर हैं ये सब जानते हैं। और रही बात इसमें जो नीट के परीक्षा में आरक्षण देने के, साहिल भाई, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बातें केवल जो है अपने प्रचार तंत्र में लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। असल में सच्चाई से वो कोसों दूर हुआ करती है। अब ये 9 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में नए बनाए थे, पूरे प्रदेश के हर जिले में बनाना चाहते हैं। अब उसको उद्घाटन होना था, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर से 15 अगस्त को कराने वाले थे। एमसीआई ने उसको अभी जो है एनओसी नहीं दिया है, पीएम ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं, केवल इनको उत्तर प्रदेश में जो हालात है, कर्मचारियों की जो इस समय स्थिति है, उनको डीए नहीं मिला, डीआर नहीं मिला। आज हमारे न जाने कितने जो है संगठन, हमारे बेरोजगार संगठन, हमारे आंगनबाड़ी, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर साथी, हर आदमी संघर्ष। देवेंद्र जी जल्दी थोड़ा, ये केवल अपनी आंख मूंदे हुए और कुछ भी इन्होंने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी जो है कुर्सी दरक गई है, ये जाने वाले हैं। ठीक है, अब ये संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, कपीश जी का रुख करेंगे, काफी देर से सुन रहे हैं कपीश कुछ होने वाला। ठीक है, देखिए, कांग्रेस के कोई साथी अगर ये कहते हैं कि दरक गई है, तो ये बात 30 साल पहले दरकी थी। तो 30 साल कांग्रेस के हाल आप लोग कहते हैं, वो आप कहिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज ओबीसी को, अगर ओबीसी के नौजवानों को 27% तो इसमें आपत्ति के बजाय मुझे लगता है कि इसमें आपको ओबीसी के साथ होना चाहिए था। अगर ओबीसी के विरोधी हो, लेकिन ओबीसी के पक्ष में जो लाभ का काम हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसका समर्थन करना चाहिए था सारे राजनीतिक दल। ठीक है कपीश जी, काफी देर से आप चर्चा सुन रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट
अखिलेश यादव ने यहाँ पर किया है कि उन्होंने इस कदर दबाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर बनाया कि उन्हें मजबूरन ये आरक्षण का फैसला यहाँ पर लेना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है और अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो आलोचना करती है। बात क्रेडिट लेने की नहीं, मुसलसल तरीके से आपने देखा है कि करीब करीब 5 साल से हम लोग अपने जितने भी धरने प्रदर्शन करते हैं उसमें एक ये आरक्षण की चीज भी रहती है। और हमारे इधर जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सभी ने इस बातों को उठाया है और लगातार उठाया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मेरी कुछ एक आशंकाएं हैं हाँ। और 2 प्रश्न हैं। ठीक, वो संजीव जी जवाब थोड़ा जल्दी कपिल जी, मेरी समय कम आशंका है। इस बात को लेकर के है, नहीं बहुत तुरंत बोलिए। मेरी आशंका इस बात की है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में पिछड़ों के साथ अत्याचार किया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और केवल 4% 27 में आरक्षण दिया। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो उत्तर प्रदेश का जो संवैधानिक संस्था है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही चयनित आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। और आज भी 69,000 शिक्षक वहां बैठे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर आज आपने घोषणा कर दी है तो क्या उसका भी हस्र वही होगा जो 69,000 शिक्षकों का हुआ। और दूसरी चीजें मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा ये प्रश्न है कि आज आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हमने तो आप नहीं थे, मैंने उसके बाद भी बधाई दी थी कि आज के दिन पे मैं बधाई दूंगा, लेकिन इस बात के लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए कि 5 साल तक आप जो ओबीसी बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ किए हैं उससे आप क्षमा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये आप इनसे प्रश्न पूछ लीजिए और एक आशंका का हमारे समाधान करें। ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए जल्दी से। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं वो अगर यही बात कह रहे होते अपनी सरकारों में, मुझे लगता है कि 4 बार समाजवादी पार्टी की भी सरकार रह चुकी है और अखिलेश यादव जी तो नौजवान साथी थे। मुझे लगता है कि 5 साल का बता दिए, मैंने आपको तर्क दिया है। अपनी बात अगर रखी होती और कराया होता तो बेहतर था, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी भी, अरे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मेरे आशंकाओं को दूर कीजिए। आप इस समय सत्ता में हैं, आप मुझे बताइए ना, वो सब छोड़िए, जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए बस। मैंने कहा ना 17 पिछड़ी जातियों का जिस तरीके से 10 सेकंड मुझे चाहिए, 10 सेकंड रुकिए देवेंद्र जी, साहिल भाई, बात पूरी होने दीजिए। फिर वही बात, जो मेरी आशंका है वो बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी का अत्याचार तो नहीं करेंगे आप? यादव जी से कम वो ट्वीट में अगर तारीफ कर रहे हैं कि हाँ हमारी वजह से हुआ है, अब ये बता ही नहीं रहे। संजीव भाई के पास जवाब ही नहीं है, संजीव भाई के पास जवाब ही नहीं है। क्षमा मांगेंगे ये ओबीसी के बच्चों से क्षमा मांगेंगे जिनकी जिंदगी इन्होंने 5 साल बर्बाद की? ठीक है कपिल जी, ये क्षमा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मैं कहता हूँ कि हाँ ये ठीक है, धन्यवाद नहीं, अब खुशी से जश्न मनाइए कि ओबीसी के नौजवानों को 27%। ठीक है देवेंद्र जी, अरे आप क्षमा मांगेंगे कि नहीं, पहले ये बताइए। जो आपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की उसकी क्षमा कौन मांगेगा? मांगनी पड़ेगी। साहिल भाई, सरकार साहिल भाई, बोलिए देवेंद्र जी जल्दी से बोलिए। साहिल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये निर्णय देश से लिए गए निर्णय, जो यदि इनके दिल में सफाई है तो ये जो निर्णय दिया गया इसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, मगर मुझे आज भी शक है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। क्योंकि मुझे कहना है मिश्रा जी, डॉक्टर DS मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय कम है। राजभर, ठीक है संजीव जी अभी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ये जो बोलिए जो हमारे सपा के भाई कह रहे हैं कि इनके, हमारे सपा के भाई जो कह रहे हैं कि इनके मांग पर ये दिया गया, ये 100% झूठा है, क्योंकि ये बीजेपी का प्लान था, नाटक। उन्होंने अपने ही लोगों से, अरे आप तो झूठा कहेंगे, आप तो भाजपा के साथ खड़े हैं, हाथी तो भाजपा के साथ खड़ा है, राज्यसभा के सांसद आप बनवाते हैं, एमएलसी आप बनवाते हैं, अब तो भाजपा के हमारे पास इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को आरक्षण देने की बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। केंद्र की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, जिससे कि यूपी में चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ गई हैं और चुनाव एक बार फिर दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.